नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड में बीजेपी बागेश्वर उपचुनाव जीतने के बाद उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव की तैयारी में भी जुट चुकी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक कल पहले चरण में टिहरी लोकसभा स्तर की बैठक जारी रहेगी। इसके बाद पार्टी के सांसद, विधायक और लोकसभा के पदाधिकारियों की मौजूदगी में बैठक की जाएगी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। उनकी तरफ से दिशा निर्देश और सुझाव पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिए जाएंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि लोकसभा स्तर पर इस बैठक के साथ ही साथ सेवा पखवाड़े के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे ताकि आम जनता से पार्टी का जुड़ाव बना रहे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यक्रम के बाद दूसरे कार्यक्रम की तैयारी में लग जाती है और कल से हमारी लोकसभा स्तरीय बैठकें हैं। सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम की दृष्टिगत साथ साथ नगर पंचायत, नगर पालिका और लोकसभा चुनाव की दृष्टि से आगामी माह में चलने वाले कार्यक्रमों का स्वरूप तय करेंगे। कल प्रातः 9:30 बजे पहले लोकसभा के सांसद, हमारे जो राज्यसभा के सांसद जिन्हें जो जिला अडॉप्ट किया है उस जिले के सांसद, हमारे प्रदेश के लोकसभा के पदाधिकारी जो उस लोकसभा में रहते हैं और सारे विधायकों की बैठक हमारी कल से रहेगी और पूरी लोकसभा के मंडलों के अध्यक्ष, मंडलों के महामंत्री, हमारे जिला अध्यक्ष, जिलों के मोर्चों के प्रभारी के साथ बैठकर हम कार्यक्रम रचना बनाएंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम नरेंद्र मोदी को G20 के सफल आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया है। बता दें कि सीएम धामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है और साथ ही लिखा है कि भारत की वैश्विक नेतृत्व क्षमता को पूरी दुनिया ने देखा। G20 से वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ा है। विश्व हमारी अतिथि देवो भव एवं वसुदैव कुटुंबकम की संस्कृति से परिचित हुआ है। चमोली के जोशीमठ के मुख्य बाजार में लंबा जाम लगा। बता दें कि मानसून की रफ्तार कम होने के बाद पर्यटकों ने उत्तराखंड का रुख करना शुरू कर दिया, लेकिन सड़कों की वजह से तीर्थयात्रियों को चारधाम यात्रा मार्ग में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से जोशीमठ से सैलंग के बीच करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। तो वहीं जाम में फंसे स्कूली बच्चे और तीर्थयात्री को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस के द्वारा जाम को खुलवाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। और इसके बाद बात करते हैं अगली खबर की। जोशीमठ में सिखों के पवित्र स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट धाम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। हर साल की तरह इस बार भी लाखों की तादाद में तीर्थयात्री हेमकुंड साहिब जी की यात्रा करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन इस बार हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों के सीजन में पहली बर्फबारी शुरू होते ही ऊंची चोटियों में 2 दिनों तक लगातार बर्फबारी देखने को मिली, जिसके बाद धूप खिलने पर बेहद खूबसूरत नजारा देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल के द्वारा उत्तराखंड में शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार सिन्हा के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया कि शौर्य यात्रा 19 सितंबर 2023 को बद्रीनाथ से प्रारंभ होकर संपूर्ण उत्तराखंड प्रांत के जनपदों से गुजरते हुए 6 अक्टूबर को हरिद्वार पहुंचेगी, जहां उसका समापन किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि शौर्य यात्रा से रात्रि प्रवास के दौरान सभाओं का आयोजन भी किया जाएगा। यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म के प्रति युवाओं को प्रेरित करना है। शौर्य यात्रा 19 सितंबर से प्रारंभ होगी बद्रीनाथ से पूरे देहरादून में संगठित स्टेशन 23 जनपद हैं। 23 जनपदों में भ्रमण करते हुए कुमाऊं गढ़वाल 4 तारीख को देहरादून में आएगी। 4 तारीख को शाम में देहरादून में हमारी एक महाआरती है टपकेश्वर महादेव मंदिर में, और अगले दिन 5 तारीख को यहाँ पर एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। उसकी सूचना स्थानीय वितरण की सूचना आप लोगों को मिल जाएगी। जोशीमठ में आपदा पर एक बार फिर से सियासी घमासान देखने को मिला है। बता दें कि स्थानीय विधायक राजेंद्र पंडारी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि 4 से भी ज्यादा परिवारों को आपदा प्रभावितों के रूप में चिन्हित किया गया है, किंतु अभी तक केवल 80 परिवारों को मुआवजा दिया गया है। वहीं इन सभी आरोपों को जवाब देते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि कांग्रेस के नेता भ्रामक खबरें फैला रहे हैं और साथ ही साथ बताया कि जितने लोगों को चिन्हित किया गया है उन सभी को मुआवजा दिया जा चुका है। साथ ही साथ सरकार आपदा प्रभावितों के प्रति गंभीर भी है।
जोशीमठ के अंदर पिछले 4 महीने से भारी आपदा आई हुई है। सरकार वादे और बातें बहुत बड़ी बड़ी करती है, सपने भी बहुत दिखाती है, परंतु धरातल पे कुछ भी नहीं हुआ है। केवल 80-82 परिवारों को मुआवजा दिया गया है और 400 से ऊपर परिवार जो है नामांकित है, रेखांकित है, आइडेंटिफाई है, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। और ये बहाना लगाया जा रहा है कि सरकार के पास पैसा नहीं है। अब हकीकत क्या है ये तो सरकार जाने। जोशीमठ आपदा से बुरी तरह से ग्रस्त है, लैंडस्लाइड हो रही है, आज भी खिसक रहा है। सुनील के अंदर अभी 1 महीने पहले बहुत बड़ा जो है लैंडस्लाइड हुआ है और बड़े बड़े बोल्डर और बड़े बड़े जो है वहाँ पर जो है पेड़ जो है नीचे खिसक रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ने आपदा के समय पे बड़ी बड़ी बातें की थी। वहाँ पर जो होटल स्वामी हैं, जो कॉमर्शियल लाइन के लोग हैं, 2 लोगों के होटल तोड़ दिए गए हैं और उनको टोटल कॉस्ट का 10% पैसा दिया जा रहा है, स्लैब सिस्टम बना दिया है। तो उनको अगर 4 करोड़ का मकान है तो 40 लाख रुपए दिया जा रहा है। ये बहुत अन्याय है। क्या समाचार है, एक एक व्यक्ति को जो प्रभावित श्रेणी में आते थे उनको सरकार द्वारा सुविधा दी गई है। लैंड से संबंधित विषय को भी अब सुलझा दिया गया है बहुत जल्दी। और ये पहली बार है आपदा में अभी तक के मानकों के अनुसार सर्वाधिक धनराशि अगर कहीं दी गई है तो जोशीमठ आपदा में दी गई। अगली खबर देहरादून से आ रही है। उत्तराखंड में 4 दिनों का येलो अलर्ट जारी। 11 से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। पर्वतीय जिलों में अगले 4 दिन भारी बारिश की संभावना। देहरादून से खबर, 11 से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी। पर्वतीय जिलों में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। ऊधम सिंह नगर और चंपावत में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित। ऊधम सिंह नगर और चंपावत में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित। मौसम विभाग के द्वारा यह अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ लोगों को हिदायत दी गई है कि बिना काम के ऐसे मौसम में घरों से बाहर ना निकले। उत्तराखंड में 4 दिनों का येलो अलर्ट जारी। ऊधम सिंह नगर और चंपावत में 12वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित। 11 से 14 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। उत्तराखंड में डेंगू महामारी ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश कुमार के मुताबिक प्रदेश में 1130 डेंगू के मामले अब तक आ चुके हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा देहरादून, हरिद्वार और पौड़ी जनपद में डेंगू के मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने यह भी जानकारी दी है कि डेंगू से निपटने के लिए दिशा निर्देश और गाइडलाइन दोनों ही जारी कर दिए गए हैं, जिसमें अब तक देहरादून के शुरुआती चरण में कंटेनमेंट जोन बनाने का काम किया जा रहा है। इन सभी कंटेनमेंट जोन में नोडल अधिकारी नियुक्त किए जा चुके हैं। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने वहां पर निरीक्षण भी आने वाले समय में करना है। माइक्रो लेवल स्तर पर रणनीति बनाकर डेंगू से निपटने का काम किया जाएगा। फिलहाल 1130 केस की पुष्टि हुई है पूरे स्टेट में। इसमें सबसे ज़्यादा देहरादून जनपद में 655 केसेस हैं, फॉलोड बाय हरिद्वार एंड नैनीताल एंड उसके बाद पौड़ी गढ़वाल। तो डेंगू मैनेजमेंट के संबंध में समय समय पे स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कोविड प्रॉपर मैनेजमेंट से लेके प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ट्रीटमेंट इत्यादि के संबंध में विस्तृत गाइडलाइंस हम लोगों ने समय समय पे जारी किया है। आज भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन देहरादून के साथ वीसी की है और एक कंटेनमेंट जोन हम लोग बना रहे हैं जहाँ पे 5 केसेस से ज़्यादा आ रहे हैं और कंटेनमेंट जोन वार हमने नोडल अधिकारी तैनात किया है। देहरादून के चुख्यू मोहल्ले में भाई ही भाई का दुश्मन बन गया। बता दें कि चचेरे भाई विनोद ने अपने भाई को धारदार हथियार से वार कर मारने की कोशिश की है, लेकिन इस दौरान सुशील घायल हो गया, जिसका इलाज अस्पताल में चलाया जा रहा है। वहीं विवाद के बाद विनोद डर के मारे बंद कमरे में फांसी लगाकर सुसाइड कर चुका है, जिसके बाद जानकारी है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की जांच में जुट गई है। और इसके बाद बात करेंगे हरिद्वार की। हरिद्वार के कोतवाली क्षेत्र में हर की पैड़ी के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि पूरी घटना सुबह 5 बजे की बताई जा रही है, जहां जानकारी है कि युवक कनखल का रहने वाला था, जिसकी गोली मारकर हत्या की गई है। तो वहीं घटना के समय पुलिस में हड़कंप का माहौल हो गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी की धरपकड़ में जुट गई है।
सत्र की अवधि सदन के अंदर बाहर चर्चा का विषय बनी रही है। कांग्रेस सदन को विधानसभा की कार्य संचालन नियमावली 2005 का आदेश बताते हुए सदन में एक साल में 60 दिन सत्र आह्वान करने का मांग कर रही है, तो वहीं सत्ताधारी सरकार की सत्र की अवधि के कारण बिजनेस कम होना इसको कारण बताया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कांग्रेस की मांग को बेबुनियाद बनाते हुए बताया है कि उनका कहना है कि सदन की अवधि उतनी ही रखी जाती है जितनी प्रदेश की जनता के विकास के लिए जरूरी हो। कांग्रेस को अपने कार्यकाल को देखकर मौजूदा स्थिति के बारे में सोच विचार करना चाहिए। देखिए, सत्र के अंदर जो भी कार्यवाहियां हुई हैं, जितना बिजनेस होता है उसी प्रकार से सत्र चलते हैं, उसी प्रकार से विधानसभा चलती है। और जो चीजें उत्तराखंड राज्य के संवर्धन के लिए, उत्तराखंड राज्य के विकास के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए, भविष्य के लिए जो कानून हो सकते हैं, जो बेहतर कार्य हो सकते हैं, उन सत्र में सब चीज़ों पर चर्चा की गई। और आरोप प्रत्यारोप लगाना ये कांग्रेस का काम है। कांग्रेस को अपने समय को याद करना चाहिए कि वो कितना सत्र करवाते थे और क्या क्या करवाते हैं और किस प्रकार से सत्र चलाते थे। आज विपक्ष में बैठ करके मीन में एक निकालना कांग्रेस की आदत हो गई है। जितना बिजनेस था सरकार ने विधानसभा चलाई और विभिन्न जो जनता की जो चीजें हैं, जनता के भविष्य के लिए जो होना है, सब काम किए हैं। कांग्रेस केवल आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। उनके पास कुछ बोलने को है नहीं, तो कुछ ना कुछ कहेंगे। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने मानसून सत्र के दौरान देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्य पर सवाल उठाए हैं, लेकिन सदन के बाद मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की बातों से वो असंतुष्ट नजर आए। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के नाम पर देहरादून जिले की हालत खस्ता हो चुकी है। साथ ही साथ सदन में 3 सप्लीमेंट्री के बाद उन्हें और सवाल पूछने से मना कर दिया गया, क्योंकि विधानसभा की नियमावली में 3 ही सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसको कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समर्थन किया है। लेकिन कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने उन्हें एक और सप्लीमेंट्री सवाल की मंजूरी दी थी, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल ने परंपरा का हवाला देते हुए सवाल पूछने से मना कर दिया। सिटी का अल्पसूचित प्रश्न मेरा था और उसका जवाब जो है सरकार द्वारा नहीं दिया गया। लीपापोती जरूर की गई। ये भी कहा गया कि जो सप्लीमेंट्री है वो 3 से ज़्यादा नहीं पूछी जा सकती है। तभी मैंने कहा था कि कार्य संचालन नियमावली में कहीं पर भी ये नहीं है कि आप सप्लीमेंट्री 3 से ज़्यादा नहीं पूछ सकते हैं। ये विधानसभा अध्यक्ष पर निर्भर करता है। उत्तराखंड में लगातार बढ़ते डेंगू के प्रकोप ने न सिर्फ स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम प्रशासन की चुनौतियां बढ़ा दी हैं, बल्कि अब तो जनता ने भी डेंगू का खौफ बढ़ने लगा है। बढ़ते हुए डेंगू के प्रकोप के कारण अब सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चक्राता से विधायक प्रीतम सिंह ने सवाल उठाए हैं। प्रीतम सिंह ने डेंगू महामारी पर राज्य सरकार को घेरते हुए कहा है कि डेंगू केसेस से जुड़े तमाम आंकड़े जो राज्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा पेश कर रहा है, उनमें डेंगू के वास्तविक मामलों में जमीन आसमान का अंतर है, जो ये दर्शाता है कि राज्य सरकार पूरी तरह से डेंगू की रोकथाम के लिए नाकाम साबित हुई है। मैंने कहा ना कि डेंगू महामारी बहुत विकराल रूप धारण कर चुकी है और राजधानी में तो हालत बद से बदतर है। और जो आंकड़े सरकार प्रस्तुत कर रही है और वास्तविकता में जमीन आसमान का फर्क है। आज अगर आप देखें, मैं समाचार पत्रों में पढ़ रहा था कि रायपुर जो है हॉट स्पॉट बन गया है। प्रत्येक परिवार में डेंगू से पीड़ित लोग हैं। ये तो सरकार इसमें पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। और जो आंकड़े सरकार ने सदन के अंदर प्रस्तुत किए, उसके इतर जो है वास्तविकता अलग है। देखिए, सरकार इस पर बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है। कल भी स्वास्थ्य मंत्री जी ने सुबह जाकर के दून हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण भी किया था और तमाम अस्पतालों को निर्देशित किया गया है कि डेंगू के मरीजों के लिए स्थान रखें। डेंगू के मरीजों का प्रॉपर इलाज हो, बेहतर इलाज हो, उस पर सरकार लगी हुई है। और हमको सबको पता है कि इस बार बरसात भी ज़्यादा हुई है, जिसके कारण बारिश का साफ पानी कई स्थानों पर भरा हुआ। उसकी चेन तोड़ने के लिए नगर निगम और तमाम जितने भी प्रशासन और शासन है वो लगा हुआ है। फॉगिंग जगह जगह पर कराई जा रही है। तमाम जगहों पर जहाँ से भी
इस प्रकार की शिकायतें आती हैं कि कहीं पर फॉगिंग नहीं हो रही है, कि ज़्यादा फॉगिंग करा नहीं, तो उस पर शासन प्रशासन और सरकार मुस्तैदी से काम कर रही है। डोईवाला में जिस तरह से लगातार डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए शासन प्रशासन डेंगू की रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है। डोईवाला के रेशम माजरी में मोहित बाजा ने दरबार में मानव सेवा संकल्प के तहत डेंगू मरीजों के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दरबार साहिब में सैकड़ों सेवादारों ने इस रक्तदान शिविर में भाग लिया और लगभग 100 यूनिट रक्तदान कर मानव सेवा संकल्प वचन को पूरा किया है। हुआ है तो मेरे अंदर भी ऐसा रहा कि मैं भी हेल्प करूं, और मैं यहीं दरबार से जुड़ी हुई उन्हीं की सेवकदार, तो मुझे ये मौका मिला। पहली बार तो मैंने ब्लड डोनेट किया है, इससे पहले कभी नहीं किया है, तो फर्स्ट टाइम यहीं पर किया है, तो मुझे अच्छा लगा। मैंने मदद की है इतने सारे लोगों की, और इस टाइम में मैं मदद करने के यहीं के रास्ते से जुड़ी हूँ, तो मुझे ये मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। इस बाबा जी का संकल्प भी है कि जीते जीते रक्तदान और मरने के बाद नेत्रदान की प्रतिज्ञा हर व्यक्ति को लेनी चाहिए जीवन में, और उसी के तहत आज क्योंकि डेंगू पूरा प्रकोप इस वक्त बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, लगातार लोगों को ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है, और बाबा जी को क्योंकि लगातार लोग फ़ोन कर रहे थे ब्लड के लिए, तो ऐसे में उनकी समस्या को समझते हुए जो है एक मुहिम जो बाबा जी की पहले से ही रही है रक्तदान को लेकर, उसके तहत आज एक दिवसीय जो है स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन बाबा जी के दरबार में यहाँ पर आयोजित किया गया है, जिसमें कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर जो सेवादार और लोग यहाँ पर आए, उन्होंने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया, और स्वास्थ्य परीक्षण में जो लोग फिट पाए गए 50 से अधिक लोग अभी यहाँ पर ब्लड दे चुके हैं, तो उन्होंने अपने आप रक्तदान यहाँ पर किया है। बहुत खुशी है, मैंने पहली बार रक्तदान किया है बाबा जी का आशीर्वाद से, और हमारे बाबा जी हमेशा दुखियों की सेवा में लगे रहते हैं, और ये जो डेंगू की महामारी फैल रही है इसमें बाबा जी ने बहुत अच्छी पहल की है रक्तदान की, और हम लोग इससे बहुत खुश भी हैं और बहुत अच्छा भी लगा आज हमने ब्लड डोनेट किया है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में निराश्रित गौवंश की सुरक्षा और संरक्षण के लिए ठोस व्यवस्था बनाने पर काम शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में विधानसभा सभागार में 3 मंत्रियों की उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक की गई। साथ ही लक्ष्य को युद्ध स्तर पर हासिल करने का फैसला किया गया। बता दें कि पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल और पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गौवंश संरक्षण पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि सड़कों पर घूमने वाली गायों को चिन्हित कर गौ सदनों में रक्षा के लिए रखा जाएगा। साथ ही साथ गौशालाएं नहीं बनाई गई, उन स्थानों पर प्राथमिकता के साथ गौशालाएं बनाई जाएंगी। वहीं मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि हमारी संस्कृति में भी गंगा, गणेश और गायत्री का महत्वपूर्ण स्थान है। सभी जिला अधिकारियों को गौ सदनों के निर्माण के लिए जमीन के चिन्हीकरण की जिम्मेदारी दे दी गई है। देखिए, उत्तराखंड हमारी देवभूमि है, और पूरे देश भर से, बल्कि कई पूरे विश्व भर से हमारे 12 महीने पर्यटक या फिर हमारे तीर्थ यात्री आते हैं, और हमारे विभिन्न स्थानों पे आप देखते हैं कि निराश्रित पशु बहुत घूमते हैं, जिसके लिए हमारी सरकार ने, और पिछले दिन हमारे माननीय मंत्रिमंडल से एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि हम लोग तमाम क्षेत्रों से जितने भी गौवंश हैं उनको एक गौशाला का रूप देके और सभी को वहाँ पे हम लोग शिफ्ट करेंगे। आज उसके लिए एक बैठक हुई है, बहुत अच्छे ढंग से यहाँ बैठक में हमारे पशुपालन विभाग, शहरी विकास विभाग और महाराज जी का अपना जो ग्राम्य विकास विभाग है, सभी लोग इसमें बैठे थे। तय हुआ है कि हम लोग जितनी भी गौशालाओं की जो जिम्मेदारी जिलाधिकारी विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारियों को दी थी, जो ज़मीनों का चिन्हीकरण करके और उसके बाद उसमें आगे की कार्रवाई क्या हुई उसके लिए हमने समीक्षा की है, और आज उसकी जो जानकारी मिली है, ये शुरुआती बैठक है। मुझे जहाँ तक लगता है ये शायद इस प्रकार की पहली बैठक है। गौवंश की रक्षा करने के लिए और जो आवारा गौएं जो हैं सड़कों पे घूमती रहती हैं उनकी रक्षा के लिए आज ये बैठक आहूत की गई, और इसमें बैठक में बड़े महत्वपूर्ण सुझाव हमें प्रेमचंद्र अग्रवाल जी से और सौरभ बहुगुणा जी से प्राप्त हुए हैं। और इसके अंदर निश्चित रूप में जो गौएं हैं जो सड़कों पर नेशनल हाईवेज में घूमती रहती हैं, उनको जो है जो गौशाला जहाँ पर विधिवत बनी है वहाँ पर रखा जाएगा, और जहाँ नहीं बनी है वहाँ बनाने का प्रयास किया। मैं माननीय शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का, माननीय हमारे पीडब्ल्यू और टूरिज्म मंत्री सतपाल महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि कल ही हमारा सदन खत्म हुआ और मैंने दोनों माननीय मंत्री जी से निवेदन किया था कि एक बहुत ही अहम मुद्दे पर जो हमारे निराश्रित गौवंश है, जो लगभग 17,500 निराश्रित गौवंश सड़कों पर है, जिसकी वजह से किसानों को भी हानि हो रही है, हमारे गौवंश को भी हानि हो रही है, और हमारे उत्तराखंड का जो एक गौ सेवा हमारी जो सोच है उसको लेके कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं। उसको लेके हमने एक हाई पावर्ड आज कमेटी बैठी है। ये पहली बार हुआ है उत्तराखंड में कि 3 मंत्रीगण एक निराश्रित गौवंशों को गौशाला देने के लिए एक साथ बैठे हैं, सारे विभाग एक साथ बैठे हैं।
देहरादून में हारे हुए बूथों की समीक्षा होगी। इसी पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत हासिल हुई है, उस पर बागेश्वर की जनता का आभार प्रकट किया जा रहा है। लेकिन 2024 के लिए पार्टी का अभियान शुरू हो चुका है। उस अभियान में बागेश्वर उपचुनाव में हारे हुए बूथ की समीक्षा की जाएगी और कहा जाएगा कि समीक्षा के जरिए उन तमाम कमियों को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे 2024 में बड़ी जीत हासिल हो सके। साथ ही साथ ऐसे में बीजेपी को अभी से उन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है जहां पर पार्टी कमजोर है। मैंने कहा ना भाई ये हमारा लक्ष्य बूथ जिला चुनाव जीता, फिर हमने कहा कि आखिरकार पद प्रतिशत हमारा यथावत रहा है तो भी हम इस संदर्भ में अपना सर्वे कराएंगे। तो एक समीक्षा बैठक जो हमारी होती है बहुत जल्दी हम करेंगे। हमारे प्रभारी जो वहाँ के हैं उनसे हम रिपोर्ट लेंगे और ये ठीक है कि जो अपेक्षा समाज हमसे करते हैं प्रत्येक बूथ भारतीय जनता पार्टी जीते, उस दिशा में विश्व आगे बढ़े। रामनगर स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में मोटर पार्ट्स विक्रेता सुएब की अचानक करंट लगने के बाद दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम का माहौल है। पड़ोसियों का कहना है कि वह अपनी दुकान पर बैठा हुआ था, इसी बीच अचानक दुकान से करंट आने से उसकी चपेट में आ गया। चीख पुकार सुनने के बाद पड़ोस के दुकानदार भी उन्हें बचाने के लिए दौड़े, लेकिन हादसे में 2 लोग और घायल हो गए। हालांकि दोनों ही लोगों को मामूली रूप से चोटें आई हैं। वहीं सुएब ने अस्पताल के उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। ये शुएब भाई हैं टायर वाले, इनके अचानक ही डेथ हुई है करंट लगने से। अंदर पता नहीं चला किस तरीके से कहाँ से करंट आया है उसमें। हाँ, बचाने का बहुत प्रयास करा है। ये मीटर भी बाहर से लगा हुआ था, उस पर भी लकड़ी से डंडे मार मार के उससे तार वहाँ से तोड़ा, जब जा करके वो छूटे। उसके बाद उनको हॉस्पिटल ले आया गया, ब्रिजेश हॉस्पिटल। वहाँ से इनको मना कर दिया था कि रेफ़र कर दिया था, मतलब आगे के आगे ले जाओ, उनको काशीपुर ले आते। रास्ते में डेथ हो गई इनकी। तो अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर रामनगर से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की घर में ही मौत हो गई है। बता दें कि मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल पाएगा। तो रामनगर में अचानक मौत से पूरे परिवार में कोहराम का माहौल है। इस पूरे मामले में अभी तक मौत के कारणों के बारे में किसी को जानकारी नहीं है। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में छानबीन और जांच पड़ताल के बाद जानकारी सामने आ पाएगी। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के मामले में परिजनों में कोहराम का माहौल है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। परिवार में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल में जुटी है। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि छानबीन में और तलाश में पुलिस लगातार जुटी हुई है। मामले के पीछे के कारणों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्दी इस पूरे मामले में खुलासा पुलिस विभाग के द्वारा किया जाएगा। रामनगर की ये घटना है। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। मौत के पीछे के कारणों को लेकर अभी भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जानकारी ना मिलने से परिजनों का रो रो का बुरा हाल है और परिजनों का कहना है कि इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस अब उस पूरे मामले की छानबीन में जुट चुकी है। और इसी के साथ फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।